हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे कोऑपरेटिव सिक्योरिटी एंड इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। ये दो टॉपिक देखेंगे, इसके बाद ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस बुक अपनी हम कवर कर रहे थे, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो शुरुआत करते हैं कोऑपरेटिव सिक्योरिटी। नाम से ही पता चल रहा है यार, कोऑपरेटिव का मतलब है मिलजुल कर। जहाँ पे कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस या कई सारे देश मिलजुल कर सिक्योरिटी की बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सिक्योरिटी। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनको कोई अकेला देश डील नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें यार, आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, पूरी दुनिया में समस्या आ रही हैं, आप सब लोग जानते होंगे। टेररिज्म एक ऐसी समस्या है जिसको एक देश डील नहीं कर सकता है, क्लाइमेट चेंज को एक देश डील नहीं कर सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी, जैसे आपने देखा होगा कोविड-19 एक ऐसी बीमारी थी जिसको एक देश अकेला डील नहीं कर सकता है। तो कई इश्यूज ऐसे होते हैं जहां पे हमें कई सारे देशों का, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस का साथ में आना जरूरी है। मिलजुल कर ही हम इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं, अदरवाइज अकेले एक देश की मतलब बस की बात नहीं है कि ऐसी चीज़ों को डील कर सकें, ठीक है। तो जहां पर हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, जहां पर कई सारे कंट्रीज मिलके सिक्योरिटी के लिए प्लेस करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी सिक्योरिटी को हम क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, ठीक है। तो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऐसी थ्रेट्स जो मिलिट्री के अलावा जितनी भी थ्रेट है, सब नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट में आ जाएंगी। चाहे वो पॉवर्टी वाला मुद्दा हो, चाहे वो आपका क्लाइमेट चेंज से संबंधित हो, डिजीज हो, माइग्रेशन हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, है ना, हंगर हो, ये जितनी भी चीज़ें सब नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स में आ जाएंगी। तो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स टू सिक्योरिटी रिक्वायर कॉपरेशन रादर देन मिलिट्री कन्फ्रंटेशन। नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स को अगर आपको डील करना है तो यहाँ पर आपको कॉपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ना कि मिलिट्री कन्फ्रंटेशन। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर मिलिट्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप कॉपरेट करोगे तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं, ठीक है। मिलिट्री फोर्स की ज़रूरत पड़ती है जब आपको ह्यूमन राइट्स का इन्फोर्समेंट करना हो या फिर टेररिज्म से लड़ना हो, मगर मिलिट्री की कोई ज़रूरत नहीं होती अगर आपको गरीबी से लड़ना है, माइग्रेशन को मैनेज करना है, रिफ्यूजी की समस्या को डील करना है, एपिडेमिक्स को कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे मिलिट्री की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऐसी समस्याओं को डील करने के लिए आपको चाहिए कॉपरेशन। बहुत सारे देश, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस मिलजुल कर ही इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। कॉपरेशन चाहे वो बायलैटरल हो, दो देशों के बीच में हो, रीजनल हो, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में हो। जैसे हम भारत जो है अपना साउथ एशिया में आता है, तो साउथ एशिया के देश भी कॉपरेट कर सकते हैं ना। आसियान ये एक रीजन है, साउथ ईस्ट एशिया ये भी आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं। कॉन्टिनेंटल हो, एक कॉन्टिनेंट के अंदर में, ग्लोबल हो, कोऑपरेशन किसी भी लेवल पर हो सकता है। दो देशों के बीच में, एक रीजन के बीच में, एक कॉन्टिनेंट के बीच में, या पूरी दुनिया में कोऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब कॉपरेशन किस टाइप का होगा वो डिपेंड करता है यार, खतरा किस टाइप का है, थ्रेट किस टाइप का है, और क्या कंट्री वाकई में चाह रहे हैं, उनकी इच्छा है कि वो कॉपरेट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, और क्या कंट्री रेस्पॉन्ड कर भी रहे या नहीं कर रहे हैं। तो सारा खेल कॉपरेशन का डिपेंड करता है सामने वाले के कंट्री के मूड पर, एज वेल एज क्या वो वाकई में उस चीज़ को लेकर सीरियस हैं या नहीं है। कोऑपरेटिव सिक्योरिटी जो है, इसमें कई सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल हो, ठीक है। इसमें ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकते हैं। जैसे कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में इन्वॉल्व होते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, ठीक है। ये दुनिया भर में कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे NGO जो है, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस, प्राइवेट फाउंडेशंस, चैरिटीज़, चर्च, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस भी आते हैं इसमें, ट्रेड यूनियंस आते हैं, एसोसिएशन, सोशल एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। कई सारी पर्सनलिटीज हैं जिन्होंने भी कोऑपरेटिव सिक्योरिटी को आगे बढ़ाया, कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में अपना योगदान दिया। कई देशों को बोला कि भाई आप मिलजुल कर ही चीज़ों को डील कर सकते हो। जैसे नेल्सन मंडेला बहुत फेमस है, कमेंट करके बताओ यार नेल्सन मंडेला कहाँ के थे, ठीक है। मदर टेरेसा, है ना। कोऑपरेटिव सिक्योरिटी ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता है, कई समस्याएं ऐसी होती हैं, जैसे मान लो टेररिज्म का मामला है ना, या कहीं पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, कहीं पे लोगों को मारा जा रहा है, तो वहाँ पर हम लास्ट रिसोर्ट के रूप में, लास्ट हथियार के रूप में फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो कोऑपरेटिव सिक्योरिटी ऐसी बात नहीं है कि फोर्स की बात नहीं करता है, जब ज़रूरत पड़ती है तो कहते हैं फोर्स का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं कोऑपरेटिव सिक्योरिटी के रूप में, ठीक है। टू डील विद द गवर्नमेंट दैट किल देयर ओन पीपल, इग्नोर द माइजॉरिटी ऑफ देयर पॉपुलेशन, इंटरनेशनल कम्युनिटी में हैव टू सैंक्शन द यूज ऑफ फोर्स। अगर यार कोई देश की सरकार अपने ही देश के लोगों को मार रही है, लोगों की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर रखी है, लोगों की कंडीशन ख़राब है, ध्यान नहीं दे रही है, तो ऐसी सरकारों के खिलाफ इंटरनेशनल कम्युनिटी चाहे तो अलाउ कर सकती है, सैंक्शन का अलाउ कर सकती है, फोर्स का यूज किया जाए इस तरह की सरकारों से डील करने के लिए।
ठीक है। यूज ऑफ जो वायलेंस है इंटरनेशनल टेररिस्ट के खिलाफ भी इसका मतलब यूज किया जा सकता है। एक टॉपिक और है अपना इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, भारत की क्या सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है, ये टॉपिक और बचा हुआ है, इसको भी डील कर लेते हैं। भारत की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, अब देखो इंडिया के सामने भी दोनों तरह की प्रॉब्लम है, ट्रेडिशनल चैलेंजेज भी अपने साथ, नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेज भी हैं, ट्रेडिशनल थ्रेट्स भी हैं, नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स भी हैं, और ये थ्रेट देश के अंदर भी हैं एज वेल एज देश के बाहर से भी। भारत की जो सिक्योरिटी की समस्या है, इंटरनल सिक्योरिटी की भी समस्या है और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की समस्या है। तो इंडिया की जो सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है इसको हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, या इंडिया की सिक्योरिटी के 4 कंपोनेंट है। पहला है स्ट्रेंथनिंग मिलिट्री कैपेबिलिटीज, दूसरा है स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस, थर्ड है मीटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। तो पहला हम देखते हैं स्ट्रेंथनिंग मिलिट्री कैपेबिलिटीज। स्ट्रेंथनिंग मतलब मजबूती प्रदान करना, मजबूत करना, मिलिट्री कैपेबिलिटीज मतलब अपनी मिलिट्री को बढ़ाना, मजबूत करना। अब यार मिलिट्री को मजबूत करने की क्यों जरूरत है, आप सबको पता है यार, भारत देश जो है हमारा सिंस इंडिपेंडेंस वी हैव फॉट मैनी वॉर्स विद आवर नेबर्स, स्पेशली अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से हमारी 1947-48 में लड़ाई हो गई थी जिसमें POK चला गया, 1965 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, 1971 में पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, 1971 में आपको पता है बांग्लादेश का भी जन्म हुआ था, पहले यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था वो बांग्लादेश बन जाता है, 1999 में कारगिल वॉर हुआ, चाइना के साथ भी हमारी लड़ाई हुई 1962 में। तो इतनी सारी समस्याएं, 2 पड़ोसी देश हमारे बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। अब खतरनाक के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब हर बार पाकिस्तान पिटता है, आज तक जीता तो है नहीं हमसे, ऑल्दो हम डिफीट खा गए चाइना से 1962 में, मगर अब पहले से हम बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। इसका मतलब ये है कि भाई जब हमारे दुश्मन, हमारे पड़ोसी लगातार कुछ ना कुछ षड्यंत्र करने में रहते हैं तो ऐसे में हमें अपनी मिलिट्री को मजबूत करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो फर्स्ट कंपोनेंट वाज स्ट्रेंथनिंग इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज बिकॉज इंडिया हैज़ इन्वॉल्व इन द कन्फ्लिक्ट विद इट्स नेबर। चूँकि हमारा कन्फ्लिक्ट हुआ है हमारे नेबर्स के साथ, इसलिए हमें अपनी मिलिट्री को मजबूत करना पड़ेगा। और मिलिट्री ही नहीं, इंडिया को न्यूक्लियर पावर भी डेवलप करनी पड़ेगी, ये स्टार्टिंग में इंडिया को समझ में आ गया था। इसीलिए इंडिया ने, आपको देखा होगा कि 1974 में, या सुना होगा या पढ़ा होगा या पढ़ लो, 1974 में भारत ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है, 1974। सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट अपना हुआ था 1998 में, उस समय हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, राइट। इंडिया ने अब देखो न्यूक्लियर टेस्ट क्यों किया इंडिया ने, क्योंकि भाई चाइना जो है ना, चाइना ने पहले ही न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था, हमसे पहले ही कर लिया था। 1964 में चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, तो यार वो डरा था हमको, इसलिए हमने 1974 में हमने भी न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तो मिलिट्री कैपेबिलिटीज बढ़ाना क्यों जरूरी है, समझ में आया। पहली बात तो हमारे पड़ोसियों के साथ लगातार कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, और होते ही नहीं है, हुए हैं, पास्ट में एग्जाम्पल है हमारे पास, इसलिए अपनी मिलिट्री को मजबूत करना जरूरी है। दूसरा, जब अपने पड़ोसियों ने मतलब न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिए तो हमको भी डेवलप करना पड़ा, इसलिए हमने पहला न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में और सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में राजस्थान की पोखरण नाम की जगह पर ये किए थे, राइट। अगला, स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस। देखो भारत सरकार की ये भी कोशिश रही है कि इंटरनल तो चलो हम मजबूत कर रहे हैं मिलिट्री को, इंटरनेशनल ऐसे एग्रीमेंट और ऐसे नियमों को भी मजबूत किया जाए जो मतलब सिक्योरिटी की बात करते हैं, जिससे सबका फायदा है, इंडिया ही नहीं सबका फायदा है। बिकॉज इंडिया बिलीव्स इन ग्लोबल पीस, भारत जो है बिलीव करता है कि पूरे विश्व में शांति रहे, ठीक है, इस चीज़ में हम बिलीव करते हैं। और हमारी फिलॉसफी भी है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, पूरे विश्व में शांति रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसमें हम बिलीव करते हैं। तो इसलिए हम जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं उनमें मतलब बिलीव करते हैं और इंस्टीट्यूशंस में भी बिलीव करते हैं और उनको हम मानते भी हैं, ठीक है। तो सेकंड कंपोनेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी हैज बीन टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस टू प्रोटेक्ट इट्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को बचाने के लिए भारत की स्ट्रेटेजी है कि इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट है, नॉर्म्स हैं, नियम कानून हैं, ट्रीटीज हैं, उनका क्या करना, मजबूत करना और उनका पालन करना। इंडिया ने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए ताकि ऐसे नियम लाए जा सकें, ऐसे नॉर्म्स लाए जा सकें, ऐसी ट्रीटीज बनाई जा सकें जो सभी को बराबर राइट्स प्रोवाइड कराएं और सब उनको क्या करें, ऑबलाइज भी करें। तो इंडिया टुक मैनी इनिशिएटिव्स टू ब्रिंग अबाउट ए यूनिवर्सल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नॉन प्रोलिफरेशन रेजिम विच विल प्रोटेक्ट ऑल, विच विल प्रोवाइड ऑल कंट्रीज सेम राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस विद रेस्पेक्ट टू वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल। देखो भारत की ये कोशिश रही है कि अब कोई भी ऐसी ट्रीटी लाई जाए। देखो पहले एक NPT ट्रीटी थी, आप सबने सुना होगा, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये ट्रीटी क्या कहती है कि यूनाइटेड नेशंस के 5 जो परमानेंट मेंबर हैं वही न्यूक्लियर वेपन रख सकते हैं और कोई नहीं रखेगा, और इसको साइन करवा रहे हैं।
अब यार कौन साइन कर लेगा, तुम क्यों रख रहे हो भाई, तुम भी हटाओ। तो इंडिया कह रहा है कि यार हम ऐसी ट्रीटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम ऐसे इनिशिएटिव्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे कैसे भी वेपन हो, न्यूक्लियर वेपन हो, बायोलॉजिकल वेपन हो, केमिकल वेपन हो, सबके लिए बराबर अधिकार होने चाहिए, बराबर ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए, सब पे लागू होना चाहिए। ऐसे सरकार इनिशिएटिव्स लेके आ रही है, भारत के ऐसे मतलब प्रयास है, राइट। इट आर्ग्यूड फॉर एन इक्विटेबल न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। भारत मतलब आर्ग्यू करता है, भारत बात करता है कि इंटरनेशनल जो न्यू इंटरनेशनल है इकोनॉमिक ऑर्डर, वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 कंट्री को फायदा पहुंच रहा है, 4 कंट्रीज को नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे इक्विटी की बात की जाए, बराबरता की बात की जाए, समानता की बात की जाए। आपको पता होगा 1945 से 1991 के बीच में कोल्ड वॉर चला था, है ना, यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में। तो भारत ने उस समय रास्ता अपनाया था नॉन अलाइनमेंट का। तो हमने नॉन अलाइनमेंट का रास्ता कब अपनाया था, जब ब्लॉक पॉलिटिक्स से बाहर जाने के लिए। प्लस इंडिया ने एक एग्रीमेंट भी साइन किया, ध्यान रखना, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल आप सबको पता है किससे संबंधित है, ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। तो इंडिया ने 160 देशों को ज्वाइन कर लिया और साइन कर लिया क्योटो प्रोटोकॉल को, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल बात करता है ग्रीन हाउस गैसेस को रोकने की, और ग्रीन हाउस गैसेस को अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग अपने आप कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस ही रेस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, अर्थ का टेम्परेचर जो बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। कमेंट करके बताओ ग्रीन हाउस गैसेस के नाम, ठीक है। साथ के साथ में भारत ने अपने ट्रूप्स भी भेजे, ट्रूप्स मतलब सेना, कहाँ पर, यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग मिशन हैं, भारत उसमें भी अपनी मतलब आर्मी को भेजता है। और तो और अब तो हमने महिलाओं को भी भेजा है ना, जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस हैं उनको ब्लू हेलमेट्स के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इनकी यूनिफॉर्म भी ब्लू रहती है। तो भारत ने अब मेल छोड़ो फीमेल को भी यहाँ पे भेजना स्टार्ट कर दिया। तो ये चीज़ दिखाता है कि हम कितना ज़्यादा कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में बिलीव करते हैं। मीटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, तीसरा कंपोनेंट है भारत की सिक्योरिटी का, कि अपने आप को तैयार करना सिक्योरिटी चैलेंजेस से डील करने के लिए, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। आपने पढ़ा हुआ इंडिया वाली बुक में कि भारत में शुरू से ही सिंस 1947 कई स्टेट्स में कुछ ऐसे मिलिटेंट ग्रुप रहे हैं जो भारत से अलग होने की बात करते हैं, चाहे वो नागालैंड हो, मिजोरम हो, पंजाब हो, कश्मीर हो, अलग होने की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों से डील करने के लिए भारत ने ऑलरेडी प्लानिंग कर रखी है, ठीक है। इंडिया की कोशिश है शुरू से ही कि नेशनल यूनिटी बनी रहनी चाहिए, और हम मतलब इन चैलेंजेस से डील करने के लिए डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम अपने यहाँ पे है। हम अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग ग्रुपों के साथ फ्रीली मतलब बात करते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई अगर आपकी कोई समस्या है तो आप बताइए, मतलब अपनी मतलब समस्या को ऐसे नहीं मिलिट्री के थ्रू या मतलब आप मिलिटेंट बन के मतलब अपनी डिमांड पूरी करवाना चाहते हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हम चाहते हैं आप आओ, बात करो, और इवन पॉलिटिक्स में भी आप पार्टिसिपेट करो, ठीक है। तो ये जो चैलेंजेज हैं, ऐसे चैलेंजेज को डील करने के लिए भारत ने अपने यहाँ पे सिस्टम जो है वो है डेमोक्रेटिक मीन्स के थ्रू हम मतलब डील करना चाहते हैं ऐसे लोगों से जो भारत से अलग होने की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको मतलब हम बहुत ज़्यादा हार्श तरीके से डील करते हैं, राइट। अगला अपना सिक्योरिटी, अपनी इंडिया की सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने का पिलर है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। देखो यार, किसी भी देश की जब तक इकोनॉमी मजबूत नहीं होगी ना तो कुछ भी मजबूत नहीं हो सकता। हम भले ही कितनी भी बात कर लें, मिलिट्री भी तो यार जब भी मजबूत होगी जब अपने पास पैसा होगा, है ना। वेपन्स भी अपने पास कब आएंगे, जब पैसा होगा। न्यूक्लियर वेपन्स भी कब प्रिजर्व करके रख सकते हो, उनको कब बढ़ा सकते हो, जब आपके पास पैसा होगा। अब इंटरनल सिक्योरिटी को भी अगर आपको मजबूत करना है तो यू ऑल्सो नीड मनी। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई इकोनॉमी को मजबूत करना, ठीक है। तो इंडियाज अटेम्प्ट टू डेवलप इट्स इकोनॉमी इन ए वे दैट वास्ट मास ऑफ सिटीजन आर लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी एंड माइजरी एंड ह्यूज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आर नॉट अलाउड टू एग्जिस्ट। भारत का मतलब कोशिश है कि अपनी इकोनॉमी को मजबूत किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो सिटीजन है इनको गरीबी से दूर किया जाए, उनकी जो माइजरी है, उनकी समस्याएं हैं, उनसे उनको ऊपर उठाया जाए, और जो इनइक्वालिटीज़ हैं, रिच एंड पुअर के बीच में जो गैप है उसको कम से कम किया जाए। इन सब चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म किया जाए। ये भारत की मतलब कोशिश है, और ये कोशिश कब पूरी होगी, जब हम अपनी इकोनॉमी को मजबूत करेंगे। और आपको पता ही होगा 1991 में भारत ने एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आया था इंडिया, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। पर्पज यही था कि अपनी इकोनॉमी को मजबूत कराना। हर देश की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट पर एक दबाव होता है कि भाई वो इकोनॉमिक ग्रोथ भी करें और साथ के साथ में ह्यूमन डेवलपमेंट भी करें, ठीक है। तो अपनी भी सरकार पर एक दबाव है कि भाई आपको डेवलपमेंट तो लाना है मगर ह्यूमन डेवलपमेंट को भी लेके आना है। आपको ग्रोथ भी अचीव करनी है, ह्यूमन डेवलपमेंट भी अचीव करना है। ह्यूमन डेवलपमेंट में आपको हेल्थ, एजुकेशन, बेसिक फैसिलिटीज़, इन सब चीज़ों पर भी फोकस करना है, ठीक है।
तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक अच्छा तरीका होता है, डेमोक्रेसी ही एक अच्छा तरीका है जो मतलब ज़्यादा सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करा सकती है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, आपकी बुक जो है कंप्लीट खत्म हो चुकी है, सारे चैप्टर्स के वीडियोज आपको अवेलेबल है, ठीक है। और प्लेलिस्ट में ऑलरेडी बना चुका हूँ, और जितने भी हमारे वीडियोज आ रहे हैं आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल जो है अपने यहाँ पे लिंक मिलती रहेगी। क्लास 12 की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे बना रखी है। ये हिस्ट्री की है, ये पॉलिटी 2 पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट हैं, यहाँ पे 2 ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट हैं, और यहाँ पे फुल चैप्टर्स की भी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। खूब डिटेल्ड में वीडियो है, आराम से इनको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। फिर भी कोई टॉपिक समझ में ना आए तो कमेंट करके बताएं, उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी जाएगी। सो थैंक यू सो मच।